बच्चों, ये दूसरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपकी दूसरी यूनिट का, पहले पेपर का दूसरी यूनिट का पार्ट है। इसमें हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम वर्ड को सबसे पहले एजी टैंसले ने 1935 में प्रतिपादित किया। और इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसे हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के आपने इकोसिस्टम सुने होंगे, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट, टुंड्रा, फ्रेश वाटर, एस्चुराइन और मैराइन। तो इनमें से आपको कुछ इस वीडियो में पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले इकोसिस्टम को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड मीन्स मानव ने जो बना रखे हैं, मानव जनित। क्रॉपलैंड या एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन ये क्या है? मानव द्वारा बनाया गया है। दूसरा है नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। ये दो टाइप के होते हैं मेनली, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मीन्स जो जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र हैं, जैसे कि मैराइन, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र। और दूसरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसमें आप फ्रेश वाटर में रिवर्स देखते हैं, लेक्स देखते हैं, पॉन्ड्स देखते हैं या पूल देखते हैं। और दूसरा टेरेस्ट्रियल में, टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि पे पाए जाने वाले, जैसे लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। The ecosystem is the structural and functional unit of ecology where the living organisms interact with each other and the surrounding environment. पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इकोलॉजी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रोब्स क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। In other words, an ecosystem is a chain of interaction between organisms and their environment. The term ecosystem was first coined by A.G. Tansley, an English botanist, in the year 1935. इकोसिस्टम के बच्चों दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि हमने इकोलॉजी के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, लाइट, विंड, टर्बिडिटी या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जिनमें लाइफ नहीं है वो कौन से? एबायोटिक फैक्टर्स। और जिनमें लाइफ है वो बायोटिक फैक्टर्स। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आएंगे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है उत्पादक, जहां से उत्पादन अब एनर्जी का शुरू हो रहा है। दूसरे हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स। और तीसरे बायोटिक फैक्टर्स हैं डिकम्पोजर्स। तो अब आप इन तीनों को अगर समझ गए तो आपके लिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम समझना बहुत इजी हो जाएगा। हर इकोसिस्टम में ये एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर्स टू ऑल लाइफ इन एन इकोसिस्टम based on nutrition. Biotic components can be categorized into autotrophs, heterotrophs and saprotrophs. तो बायोटिक कंपोनेंट्स को हम किसमें कैटेगराइज करते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मींस स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स, जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, जैसे हम लेते हैं। हम किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। एंड सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स मीन्स होता है मृतपोषी, जो अपना भोजन किससे लेते हैं? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। प्रोड्यूसर इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉप्स सच एज प्लांट्स। हमेशा प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? वहां पर जो पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, पादप हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज दे कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉन्सिक्वेंटली ऑल अदर ऑर्गेनिज्म हायर अप ऑन द फूड चेन रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। कंज्यूमर्स कौन होंगे? हमेशा हेट्रोट्रॉप्स होंगे।
जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और डिपेंड होते हैं किस पे, अदर ऑर्गेनिज्म पे। कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। कंज्यूमर को कितने भागों में बांटा जाता है जनरली? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा क्या होंगे? हर्बीवोर्स होंगे, शाकाहारी होंगे, एंड दैट दे आर रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर, प्लांट को खाते हैं ये। सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर एनर्जी। दे कैन आइदर बी कार्निवोर और एन ओमनिवोर। ये क्या हो सकते हैं? कार्निवोर मीन्स मांसाहारी हो सकते हैं और ओमनिवोर भी हो सकते हैं, सर्वाहारी भी हो सकते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन secondary consumers for food. Tertiary consumers can also be an omnivore. कभी कभी किसी इकोसिस्टम में क्वाटरनरी कंज्यूमर्स भी आते हैं, ये लेकिन बहुत कम फूड चेन में पाए जाते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर, पहले मैंने बताया था प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। हिंदी मीडियम वाले भी इसी से नोट्स बनाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर्स तृतीयक उपभोक्ता, और ये क्वाटरनरी चतुर्थ क्रम के क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जब किसी इकोसिस्टम में किसी एनिमल की या प्लांट की डेथ हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, गलाते हैं उसको। डिकम्पोजर्स इंक्लूड सेप्रोफाइट सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। और ये मोस्टली कौन से पाए जाते हैं? डिकम्पोजर्स फंजाई, फंजाई मीन्स कवक, एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। They directly thrive on the dead and decaying organic matter. Decomposers are essentially for the ecosystem as they help in recycling nutrients to be reused by plants. Right? और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में मैं बहुत सारा आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। ग्रासलैंड इकोसिस्टम वह है जहां पर ज्यादा क्या पाई जाती है? डोमिनेशन किसका होता है? ग्रास का होता है। घास वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाएगी। पर लिखा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड अदर हर्बेसियस प्लांट्स। जहां पर नॉन वुडी प्लांट कम होंगे, लकड़ी वाले जो बड़े प्लांट होते हैं, ट्रीज, वो कम होंगी वहां पर। और ज्यादा क्या होगी? डोमिनेशन किसका होगा? ग्रास का होगा। तो उसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहा जाता है। It is also transitional landscape because grassland ecosystem are dominated by grass with few or no trees in the area where there is not enough for a forest and too much of a forest. तो यहाँ पर फॉरेस्ट की भी क्या होती है? कमी होती है, फॉरेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। सोलर एनर्जी, सन एनर्जी यहाँ पर हमेशा रहेगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन करेंगे? जनरली ग्रासेस करेंगे। और उसके बाद ये ग्रास ईटिंग एनिमल, जैसे वहां पर रैबिट है या स्क्वेरल भी हो सकती है, वो इसको फीड करेंगे ग्रास को। इसके बाद यहाँ पर मीट ईटिंग एनिमल या कार्निवोरस, यहाँ पे फॉक्स का डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये इसको फीड करेगा। और उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाएगी तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स ये लिखे हुए हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, ये इसको डिकम्पोज करके फिर से सॉइल में मिला के प्लांट इसे अपटेक कर लेंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम कवर्स अबाउट 10% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र हैं वो लगभग 10% मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज फाउंड वेयर रेनफॉल इज अबाउट 15 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर, नॉट इनफ टू सपोर्ट अ फॉरेस्ट बट मोर देन दैट ऑफ ट्रू डिजर्ट। ये क्या होगा? जहां पर 15 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर क्या होगी? बारिश होगी, जो कि सपोर्ट नहीं कर पाती है एक अच्छे फॉरेस्ट को, लेकिन डेजर्ट से वहां पर ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए वो ग्रासलैंड में कन्वर्ट होता है वो इकोसिस्टम। टिपिकल ग्रासलैंड्स आर वेजिटेशन फॉर्मेशन दैट आर जनरली फाउंड इन टेम्परेट क्लाइमेट्स। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से उसके ग्रासलैंड इकोसिस्टम के? पहले एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो ये यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। टेम्परेचर होगा वहां पे,
ह्यूमिडिटी, कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन होंगे, सल्फर होंगे। तो ये ग्रासलैंड में पाए जाने वाले एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे? दीज आर लिविंग कंपोनेंट्स एंड इट्स सब कंपोनेंट्स आर डिस्कस्ड एज बिलो। नंबर 1, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन से होंगे? घास जिसे हम बोलते हैं। द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड आर द ग्रासेस सच एज एरिस्टिडा, साइनोडोन, डिजिटेरिया, डेस्मोडियम, सिटेरिया एटसेट्रा। अब ये घास के साइंटिफिक नेम्स हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हर इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स के नाम बदल जाएंगे, लेकिन प्रोड्यूसर्स हमेशा कौन रहेंगे? ग्रीन प्लांट्स। इफ हर्ब्स एंड सर्ब्स आर प्रेजेंट दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो ये उत्तरदायी हैं इसके लिए? फूड का निर्माण करने के लिए प्रोड्यूसर्स। दूसरे इसके बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कंज्यूमर्स। द कंज्यूमर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स, नंबर 1, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कौन से होंगे? जो हर्बीवोर्स होंगे। और किस पे फीड करेंगे? ग्रास पे। दीज फेड डायरेक्टली फ्रॉम द ग्रासेस एंड इंक्लूड हर्बीवोर्स सच एज कॉज, बफेलोज, गोट्स, रैबिट्स, माउस एटसेट्रा, एंड ऑल्सो इंसेक्ट्स, टर्माइट्स, सेंटिपीड्स, मिलीपीड्स। ये सब के सब क्योंकि घास खाते हैं, इसलिए ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम के क्या हैं? प्राइमरी उपभोक्ता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? दीज कंज्यूमर्स आर द कार्निवोरस एनिमल्स सच एज स्नेक्स, लिजर्ड, जैकल, फॉक्सेस, फ्रॉग्स एटसेट्रा, विच फीड्स ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर। ये किस पे फीड करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर पे, प्राथमिक उपभोक्ता पे फीड करेंगे। टर्सरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? हॉक, ईगल एंड वल्चर। ये किसको खा जाते हैं? वहां पे स्नेक पे फीड कर देते हैं, या सपोज किसी फ्रॉग को खा देंगे। तो ये किस पे फीड कर रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर पे भी फीड करेंगे और सेकेंडरी पे भी करेंगे, इसलिए टर्सरी है। तीसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, डिकम्पोजर्स। द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द ग्रासलैंड इज डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स लाइक एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, म्यूकर, एस्परजिलस, राइजोपस, पेनिसिलियम एंड क्लेडोस्पोरियम। ये घास के मैदान में पाए जाने वाले क्या है? कवक हैं, जो कि अपघटक का काम करते हैं। और जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी भी एनिमल की या प्लांट की, तो उसको इसमें सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक सॉइल बैक्टीरिया एटसेट्रा। एनारोबिक और एरोबिक दोनों टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पर पाए जाते हैं। ये भी किसका काम करेंगे? अपघटन का काम करेंगे। तो ये आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे इकोसिस्टम की, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ ट्रीज, ज्यादातर क्या होंगे? ट्री वहां पर होंगे। A forest ecosystem is a community of organisms that lives within a forest. A forest is usually defined as a large group of trees, जहां पर बहुत बड़ा ग्रुप होगा किसका? ट्रीज का। यहां पर भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ये तीनों अपघटक पाए जाएंगे। इसका आप खुद एनालिसिस करके बताएंगे कि यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स कौन से, बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। बायोटिक फैक्टर्स में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से हैं, डिकम्पोजर्स कौन से हैं। ये डायग्राम में सब दिख रहा है, तो आपको इसकी लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पॉन्ड इकोसिस्टम की। पॉन्ड इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो कि लैंटिक इकोसिस्टम भी बोला जाता है इसको। लैंटिक मीन्स जहां पर पानी रुका हुआ हो, जो पानी बह नहीं रहा हो, बहते हुए पानी को बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम। और जो पानी रुका हुआ हो, वहां पर अगर इकोसिस्टम डेवलप हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैंटिक इकोसिस्टम। तो यहां पर बात करते हैं हम प्राइमरी, सॉरी सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे यहाँ पर? द मेन प्रोड्यूसर इन पॉन्ड इकोसिस्टम आर एल्गी। एल्गी यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, राइट। और इसके अलावा और एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि एजोला, हाइड्रला, पोटामेगोटॉन, पिस्टिया, वोल्फिया, लेमना। ये जो नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये भी क्या काम करते हैं? प्रोड्यूसर का काम करते हैं। इसका मतलब ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। These are either floating or suspended or rooted at the bottom.
The green plants convert the radiant energy into chemical energy through the process of photosynthesis. The chemical energy stored in form of food is utilized by all organisms. Oxygen evolved by producers in photosynthesis is utilized by all the living organisms in respiration. तो ये प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? मेन प्रोड्यूसर्स जो पॉन्ड इकोसिस्टम के हैं या लेक इकोसिस्टम के हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन, जो कि एल्गी हैं। दूसरा बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर में इनको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। In a pond ecosystem, the primary consumers are tadpole larvae of frogs, fishes, and other aquatic animals which consume green plants and algae as their food. These herbivorous aquatic animals are the food of secondary consumers. Frog, big fishes, water snakes, crabs are secondary consumer in pond. Besides the secondary consumer, there are consumer of highest order such as water bird, turtle, etc. तो इसमें आपको कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे? जो ग्रीन प्लांट को, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन को फीड करेंगे। इसमें जूप्लैंक्टन भी प्राइमरी कंज्यूमर है और कुछ फिशेस भी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? जो दोनों को फीड कर रहे हैं या प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड कर रहे हैं, जैसे कि फ्रॉग, ये जो प्लैंक्टन को फीड करते हैं, या वाटर स्नेक, ये स्मॉल फिशेस को भी फीड करते हैं, या क्रैब्स। और टर्सरी कौन से होंगे? जो वहां पर पिसीवोरस फिशेस हैं, पिसीवोरस बर्ड्स हैं। जो बर्ड्स किसको खा जाते हैं? मछलियों को खाती हैं, वो वहां पर टर्सरी कंज्यूमर्स होंगे। डिकम्पोजर्स, इनका काम अब आपको अच्छी तरह से पता है। When aquatic plants and animals die, a large number of bacteria and fungi attack their dead bodies and convert the complex organic substance into simpler or inorganic compounds and elements. These microorganisms are called decomposers. Chemical elements liberated by decomposers are again utilized by green plants in their nutrition. यहाँ पर इनके डायग्राम आप बना सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन में स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, एनाबीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप डायग्राम भी समझा सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन कौन से पॉन्ड इकोसिस्टम में होते हैं जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। दूसरे हैं जूप्लैंक्टन, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये फीड करते हैं हर्बीवोर पे। तो यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं कुछ जूप्लैंक्टन के। उसके बाद फिशेस, फिशेस के बाद आप किसी पिसीवोरस बर्ड का नाम दे सकते हैं जो किसको? मछलियों को खाती है। और उसके बाद फंजाई और बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, इडेफिक फैक्टर्स किनको बोलते हैं? इडेफिक फैक्टर सॉयल से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कहा जाता है। द सॉयल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स कॉल्ड इडेफिक फैक्टर। सॉयल इज द पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। किससे? जब रॉक का क्या होता है? क्षरण होता है, या ऑर्गेनिक मैटर का डिके होता है। डिके मीन्स क्षरण। तो वो क्या करता है? सॉइल की फॉर्मेशन को करता है। तो ये सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? इकोलॉजी के लिए। इट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये क्या करता है? सपोर्ट करता है सॉइल प्लांट और एनिमल की ग्रोथ के लिए। दिस फैक्टर अफेक्ट द वेजिटेशन एज फॉलोज। तो सॉइल मॉइस्चर को देखते हैं कि वहां पर मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में कितना है, सॉइल में कौन कौन से रिएक्शंस हो रही है, सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, सॉइल का टेम्परेचर कितना है, उसमें एरोस्पेस है, उसमें उसका एटमॉस्फेयर क्या है। और बायोटिक कंपोनेंट्स में हम देखते हैं कि वहां पर कौन कौन से बैक्टीरिया या फंजाई है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, या अगर उनकी पॉपुलेशन वहां पर कम हुई तो उसकी फर्टिलिटी घट सकती है। तो इनको कंबाइंडली इडेफिक फैक्टर्स कहा जाता है। थैंक यू।